स्वास्थ्य का भी शरीर में बहुत दर्द है, दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज चल रहा है। बाकी देखो घटना मेरे साथ है। और एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट कैसे हो गया आप सोचिए। वो 2 गाड़ियाँ थी, उसमें 8 से 10 लोग थे जिन्होंने मुझे बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पर पीटा था। पहले उन्होंने मेरी गाड़ी गिराने का प्रयास किया। मैं वो गाड़ी गिराने में जब सक्षम नहीं हुए तो मैंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी करके, क्योंकि अगर वो मुझे एक्सीडेंट में मारते तो क्या पता मेरी मृत्यु हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने गाड़ी साइड पर खड़ी करी और उन्होंने उतरते ही सीधे लोहे की रॉड द्वारा और लकड़ी के डंडों द्वारा मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया। बस मैं शुक्रिया करूँगा अपने हेलमेट रूपी 2200 रुपये का हेलमेट मैंने कुछ दिन पहले लिया था, वो हेलमेट ने मुझे बचा दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमेशा रोड पर चलते हैं तो हेलमेट पहनिए। हेलमेट सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा आपका भगवान है। देखिए भगवान तो हमारे हैं ही, और उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। उस हेलमेट ने मेरी जान बचाई है। मैं सबसे पहले हेलमेट का शुक्रिया करूँगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उस दिन अगर हेलमेट मेरे पास नहीं होता तो वो मेरे सर पर भी डंडे मारते, शायद मैं आज आप लोगों के बीच नहीं होता। और हेलमेट ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो सर पर डंडे पड़ते, क्योंकि यहाँ भी डंडे पड़े, यहाँ भी डंडे पड़े, पूरे शरीर में डंडे पड़े हैं, तो इसका मतलब सर पर भी डंडे पड़ते। तो हेलमेट ने मुझे बचाया है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे पीटा, 2 गाड़ियों में थे, एक बलेरो की गाड़ी थी, दूसरी ब्रीजा की, मैंने साफ देखा। और दोनों गाड़ियाँ फटाफट, उनके पास कुछ ही मिनट थे, 5 मिनट का खेल भी हुआ। 5 मिनट में ही उन्होंने मुझे जो पीटना था फटाफट डंडे बजाए। तुमने पूर्व में देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने मंडुआ कूटा, हमारे बुजुर्गों ने धान कूटा, हमारे बुजुर्गों ने गेहूं कूटा। उसी प्रकार उन्होंने गेहूं और धान और मंडुए की तरह मुझे कूट दिया। और कूटने के बाद बहुत कम वक्त खर्च करके उन्होंने गाड़ियों द्वारा बैठकर, क्योंकि मेन रोड था, भागना भी जरूरी था, और गाड़ियों द्वारा उन्होंने बैठकर सीधे वो वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद जिन लोगों ने मेरे ऊपर तहरीर दी काशीपुर कोतवाली में, वो लोग उस पिटाई में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि काशीपुर पुलिस मुझे जहाँ मेडिकल कराने ले गई थी, LD भट्ट हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में वो पहले दिन से ही वो लड़के एक्टिव थे। अगर ये लड़के पीटने वाले होते तो वहाँ ये एक्टिव नहीं होते। अगर काशीपुर की CCTV, उस हॉस्पिटल की CCTV कैमरे अगर ऑन होंगे तो उसमें वो लड़के आएंगे जो तहरीर देने गए थे। आप बताइए कि ये लड़के उन डंडों के बराबर तक नहीं है, एक ब्रिज में आपको कहाँ से पिटेंगे। इनमें से एक ही लड़का लंबा है, बाकी ये छोटे कद के हैं, बाकी 3 लड़के। तो ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे पैर देखेंगे, दोनों पैरों में अभी इलाज चल रहा है, देखिए। तो ये लड़के उसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। और कहीं ना कहीं काशीपुर की जो पुलिस थी, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल की निगरानी में अच्छे से अच्छे SI बुलाए थे, अच्छे से अच्छे अधिकारी बुलाए थे पूरे उधम सिंह नगर के। और मेरे घर वालों तक और मेरे साथियों तक मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा कौन सा डर था? सबसे बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे 31 तारीख का ये मामला है, ईद वाले दिन का। सबसे पहले उन सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं पिट चुका था, आप लोगों को मैं बधाइयाँ नहीं दे पाया। ईद की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और भगवान करे कि हर वर्ष आपके जीवन में ये ईद आए और शुभकामनाएं लेके आए, खुशियाँ लेकर आए, और हम चारों धर्मों के बीच में एक अच्छा मतलब खुशी का विषय जाए, मतभेद ना हो, कहीं पर कोई लड़ाई ना हो। ऐसी मैं शुभकामनाएं सभी धर्मों को देता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इसके बाद क्या मामला होता है कि पुलिस पूरी निगरानी में होती है, और अगर CCTV फुटेज ऑन है तो मेरे बयान कैसे बदलाए गए उसमें ये भी निकलेगा। ये एक शक का दायरा है, क्योंकि अभी तक 31 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? 5 तारीख। 31 तारीख से आज 5 तारीख हो गई। इसका मतलब 6 दिन हो गए। 6 दिन में ना तो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है, आप देखेंगे उन्होंने मेडिकल किया, और मेडिकल भी कितना किया? सिर्फ 3 दोनों पैरों का, बस चोट वाली जगह का, पूरे शरीर का मेडिकल नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर डंडे पड़ते हैं तो डंडों के निशान देर में निकलते हैं, उसी दिन नहीं निकलते हैं। दर्द भी उसी वक्त नहीं होता है, उसका दर्द थोड़ा सा देर में होता है। तो ये एक शक का विषय है। वहाँ के एक जो CO हैं काशीपुर के, उन्होंने मेरी ही बहन को गालियां देके उसको धमकी दे दी कि मैं तुमको इनके केस में
बख्शा दूंगा, ऐसी बात उससे बोली गई है। मैं उसका नाम नहीं रखूँगा, वो बहन मेरी ही बहन है और मेरी बहन को गाली देना क्या आप इसको क्या समझते? तो जब एक बात से मैं पूरी पुलिस को गलत नहीं कहूँगा, वहाँ पर जो पुलिस ने किया है मेरे साथ वो मुझे मालूम है। मेरे को जिस वार्ड में रखा गया उस वार्ड में उसको खाली कराया गया, मेरे को अकेले रखा गया। सबसे बड़ी बात है अब क्या होता है इस केस में कि मुझे जितने दिन वहाँ रखा गया, लास्ट दिन वहाँ से पुलिस दो दो करके खसकना स्टार्ट करती है, जाना स्टार्ट करती है और सारा हॉस्पिटल खाली कर देती है और मुझे एक ऐसे वार्ड में पहुँचाती है जहाँ का वार्ड बिल्कुल ऐसा था जहाँ सामने शीशे लगी थी। तो मैं इस चीज़ को भाग गया कि अब आज ही मेरा एनकाउंटर करा सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, अपने एक हितैषी को फ़ोन करके बता दिया कि मुझे यहाँ से अब निकाल दो। तो उन्होंने रात को ही मुझे वहाँ से निकाल दिया। और क्या पुलिस, देखो एक शक मान सकते हैं, क्या पुलिस बिरजू मयाल के साथ ऐसा कुछ करना चाहती थी ताकि ये मामला, क्योंकि शक कर सकते हैं। अब सही मायने में ये कानून का काम है कि वो सही मायने में इस बात को निकाले कि बिरजू मयाल के साथ हुआ क्या था। अभी तक वो व्यक्ति नहीं पकड़े गए हैं। बिरजू मयाल के पास उस टाइम घटना के वक्त 2 फोन मौजूद थे, जिनमें से एक फोन पुलिस के पास मौजूद है। एक फोन जिन्होंने मुझे पीटा गया था वो ले गए हैं, सैमसंग का। जो फोन मेरे पास, मैंने 34,000 का फोन लिया था, वो भी किस्त में लिया था, ले सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं ले रहे आजकल। दूसरी बात, हॉस्पिटल में मेरे को एक व्यक्ति एक फोन गिफ्ट करके गए थे, जिसको भोपाल सिंह पौरी एक वहाँ के एसआई हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया। और मेरे दोनों फ़ोन, एक जो पहले से मेरे पास था सैमसंग का दूसरा फ़ोन, और घटना के वक्त जो मेरे पास था टूटा हुआ फ़ोन जो तोड़ के गए थे, और दूसरा कौन सा जो मुझे गिफ्ट मिला था, एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पर गिफ्ट दिया गया था, वो फ़ोन पुलिस के कब्जे में है। कौन सी धारा के अंतर्गत मेरे फ़ोन कब्जे में लिए गए? क्योंकि पेटा तो मैं हूँ, मेरे फ़ोन क्यों कब्जे में लिए गए, सोचने का विषय है। इसका मतलब इनके अंदर कोई तो डर है जिससे ये घबरा रहे हैं पुलिस वाले। कहाँ के? यहाँ के जो एसपी हैं अभय प्रताप सिंह, यहाँ के जो कोतवाल हैं, यहाँ के जो सीओ हैं, यहाँ के जो बाकी पुलिसकर्मी हैं जो हॉस्पिटल में 24 घंटे मेरे साथ मौजूद रहे, उन लोगों ने बिरजू मयाल के ऊपर निगरानी नहीं हटाई। मेरे रिश्तेदारों से मुझे मिलने नहीं दिया, मेरे समर्थकों ने मुझे मिलने नहीं दिया। ऐसा कौन सा डर था? जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो मुझे मेरे समर्थक बोलने लगे कि हम तुमको मिलना है। मेरी पत्नी को डरा धमका कर, मेरे बच्चे का सहारा लेकर, देखो मेरे जो बयान बदले गए हैं वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के सहारा लेकर बदले गए। अगर देखो, अगर मैं अपनी पत्नी का नहीं हुआ, मैं अपने बच्चे का नहीं हुआ, तो मैं दुनिया के लिए क्या काम करूँगा? जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो लोगों का क्या होगा? आप सोचिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मोहरा बनाकर पुलिस वालों ने सारा खेल खेल दिया, और किसके कहने पर खेला ये बात अभी तक गुप्त है। ये बात अभी तक गुप्त है, और उस गुप्त बात को खोलना कानून का काम है, बिरजू मयाल का। हालांकि बिरजू मयाल भी कानून से जुड़ा हुआ आदमी है, क्योंकि पूर्व में मेरे दादाजी कुमाऊं रेजिमेंट से सैनिक रह चुके हैं। पूर्व में मेरे दादाजी के पिता उत्तर प्रदेश में पुलिस में कार्यरत रह चुके हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पे मेरे दादाजी प्रख्यात थे, और उनको गोलियों से भूनकर माफियाओं द्वारा मार दिया जाता है। उस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार थी हमारे उत्तराखंड में, आप सभी को पता है, कुछ वर्ष पहले। तो मेरे दादाजी बहुत ही बहादुर हुआ करते थे, तो उनको माफियाओं ने डर के मारे उड़ा दिया। देखिए, ये बात का विषय है कि बिरजू मयाल के साथ क्या होगा। अब देखना ये बाकी है कि बिरजू मयाल के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा, क्योंकि आज तक बिरजू मयाल समाज के साथ, समाज के बीच में रहकर, समाज की बातों को लेकर, समाज के लिए लड़ा था। अब क्या वही समाज बिरजू मयाल के लिए आगे आकर न्याय की गुहार लगाता है, या घर में चूड़ियां पहनकर बिरजू मयाल की वीडियो देखता है? क्योंकि बिरजू मयाल के तीनों फोन जब्त हैं। एक उन लोगों के पास जिन्होंने मारा था, 2 उन लोगों के पास जो कानून से जुड़े हुए हैं, काशीपुर कोतवाली या फिर सीओ हैं, उनके पास जमा है। किस डर से जमा है? और बिरजू मयाल वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि बिरजू मयाल के पास फोन है। बिरजू मयाल कोई इतना बड़ा शेख नहीं है, 2 रुपये किसी से लेता नहीं है। आप देखेंगे तो मेरे अकाउंट में शायद 56 पैसे होंगे, 56 पैसे, क्योंकि बिरजू मयाल, अभी बिरजू मयाल यहाँ बाल कटा रहा है, बिरजू मयाल के जेब में पैसे हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ बाल कटा चुका हूँ और यहाँ उधार करके जा रहा हूँ, और उधार करके जा रहा हूँ। आजकल मैं पता क्या कर रहा हूँ, कॉर्बेट में
आजकल कॉर्बेट में यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर मैं रास्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें बेचकर अपने परिवार का खर्चा निकाल रहा हूँ। मतलब मैंने जो छोटे से छोटे बाग होते हैं जो आपके कपड़े से निर्मित होते हैं, उनको मैं बेचकर उनसे मेरे को एक बाग से 50 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये उसकी लागत है, 250 रुपये मैं उसको बेच रहा हूँ। तो ऐसे में शाम तक 400-500 रुपये का खर्चा निकाल कर अपना सब्जी का, अपना तेल का, अपना राशन का खर्चा निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पर निर्भर नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं किसी पर निर्भर बनूंगा तो कल के दिन वो मेरा यूज कर सकता है, तो मैं किसी पर निर्भर नहीं बनना चाहता हूँ। और मैं आज यहाँ पर जो भी ये बाल हाल कटा रहा हूँ, क्योंकि सर में थोड़ा सा भारीपन जैसा हो रहा है, क्योंकि शरीर वैसे ही भारी होता है दर्द के मारे, क्योंकि चोट के निशान अब दर्द कर रहे हैं। अब मेरी उत्तराखंड पुलिस से यही गुहार है, हाथ जोड़कर विनती है, मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे साथ न्याय करने का कष्ट करें। और यहाँ जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा कर मेरी विनती है कि मेरे साथ न्याय करने का कष्ट करें। मेरा सहारा आप हैं, क्योंकि मेरे परिवार में भी आपको एक एक मत देकर मुख्य सेवक बनाया है। मेरे परिवार ने भी एक एक मत देकर कालाडूंगी विधानसभा के विधायक बंशीधर भगत को 7 बार का विधायक बनाया है, 7 बार 6 बार जितने के विधायक हैं उनको बनाया है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कालाडूंगी के माननीय विधायक जी से कि वो भी आगे आने का प्रयत्न करें, क्योंकि अगर मेरे परिवार ने मैंने आपको वोट नहीं दिया होता तो आप विधायक नहीं होते, और होते क्या पता नहीं होते वो बात अलग है। मेरे परिवार में 26 वोट हैं, 26 के 26 वोट आपके पड़े हैं, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मैंने खुद आपको वोट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला वोट मैंने उनको दिया था, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के हितों के लिए बात करी थी, पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को लेकर बात करी थी। और अपने जीवन का सबसे पहला मत देने वाला व्यक्ति मैं हूँ। सबसे पहला मत मैंने अपने जीवन में दिया है तो वो प्रधानमंत्री को दिया है, और मैंने अपने जीवन में सबसे दूसरा मत दिया है वो किसको दिया है? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। और अपने जीवन में अगर मैंने सबसे तीसरा मत दिया है तो वो मैंने दिया है अनिल बलूनी जी को। तो मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि मेरे साथ न्याय करने का कष्ट करें। हाथ जोड़ के मैं सिर्फ आप लोगों से न्याय की गुहार लगा सकता हूँ। बाकी मैं एक आम व्यक्ति हूँ, किसान का बेटा हूँ, पहाड़ का निवासी हूँ, बिज्जू भाई। जय पहाड़ जय भारत। अच्छा बिज्जू भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समाज में इधर उधर जाते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा भी बोलता है, कुछ बुरा भी बोलता है। बस बुरा बोलने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा बिज्जू मियाल जी जो है, जो बोलने का जो उनका तरीका है थोड़ा सा वो गलत की ओर जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समाज की हित के लिए काम कर रहे हैं आप, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप अपनी वाणी को सोच समझ के आगे बोलिएगा। देखिए, जो लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बेफजूल के कमेंट हो चाहे वो फजूल के कमेंट हो, ये मेरे हित को, देखिए ये 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, ये आप देखिए सब पर अंतर है। वैसे ही समाज में रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सब अपने अपने विचार रखते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मेरे सामने वाला बॉलिंग अच्छी कराता है, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मेरे पड़ोसी फुटबॉल अच्छा खेलता है, उसका पड़ोसी बैडमिंटन अच्छा खेलता है, उसका पड़ोसी कबड्डी अच्छा खेलता है, उसका पड़ोसी खो खो अच्छा खेलता है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। जो लोग आज मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो कल के दिन मेरे हित में आएंगे, उसका